Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो लास्ट क्लास में जैसे कि आपको याद होगा हम लोग कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज वही कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो लॉ चेंज नहीं होने वाला है, लॉ तो सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा इसको क्या है कि हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ये देखने वाले हैं। तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं ज़्यादा है तो दिस इज दी कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज दी ओरिजिन। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं मान लेता हूँ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में से चार्ज 1, ये मान लेता हूँ मैं कि चार्ज Q1 ये R1 डिस्टेंस में, R1 पोजीशन वेक्टर से लोकेटेड है और Q2 चार्ज R2 पोजीशन वेक्टर में लोकेटेड है। अब ये हमारा चार्ज जो है स्पेस में, वेक्टर स्पेस में ऑलरेडी लोकेटेड है Q1 और Q2। अब ये देखिए कि 1 और 2 जो चार्ज यहाँ पे आपको दिख रहा है, चार्ज 1 और चार्ज 2, अभी इसका नेचर हमने ऐसा डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, अब ये दोनों चार्ज को जो लाइन कनेक्ट कर रही है, ये इसका क्या होगा अगर हम वेक्टर के लॉजिक से देखें तो ये R1 पोजीशन वेक्टर है, R2 पोजीशन वेक्टर है, तो ये दोनों का जो पोजीशन वेक्टर होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, तो दिस इज R12 वेक्टर। ठीक है, अब 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो द सेम वेक्टर विल बी कॉल्ड एज द R12 वेक्टर, और 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो दैट द सेम वेक्टर इज कॉल्ड एज द R21 वेक्टर। तो इस वेक्टर 2D स्पेस में हम देखें तो R12 वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम थोड़ा वेक्टर बेसिक वेक्टर जानते हैं तो R1 माइनस R2, और R21 वेक्टर क्या होगा, अगर R21 का हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो दिस इज R2 माइनस R1 वेक्टर। और अगर दोनों को ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो क्या हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि R12 वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ R21 वेक्टर है। ये हमको थोड़ा सा याद रखना है, आगे यूज करने वाले हैं। तो R1 वेक्टर जो है Q1 की पोजीशन है, R2 वेक्टर से Q2 की पोजीशन है, और दोनों को सेपरेशन कितना होगा, R12 वेक्टर, ये हमको याद रखना है। अब इन्हीं दो चार्जेस को हम थोड़ा सा इसको फोर्स के वे में समझने वाले हैं, ये ध्यान देना आप लोग। अगर मैं ये देखता हूं कि मान लेते हैं दिस इज दी Q1 वेक्टर, अगर मैं इसको फर्दर ड्रॉ करूं, ये हमारा Q1 वेक्टर, ये Q2 वेक्टर, और अगेन 1 से 2 की तरफ जाने वाला पोजीशन वेक्टर दिस वन R12, और 2 से 1 की तरफ जाने वाला दिस इज R21। क्लियर है? अब ये समझना कि अगर मैं ये अज्यूम करूं कि जो Q1 वेक्टर है और Q2 वेक्टर है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन 0 है, ये Q1 Q2 वेक्टर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 चीज क्या बता रहा है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। कब होगा, दो किसी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर कब होगा, जब दोनों इधर पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। तो कहने का मतलब है कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे चाहे दोनों निगेटिव होंगे, तभी इसका प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये अल्टीमेटली ये बोलना चाह रहा है। तो अब अगर हम समझते हैं कि दोनों वेक्टर्स पॉजिटिव हैं, दोनों चार्जेस जो हमारे हैं वो पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज Q1 चार्ज Q2 के रेस्पेक्ट में रिपल करेगा और किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर। तो इसमें जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन रिपल्सिव इधर होगा, अवे। और मान लेते हैं अगर हम चाहें तो उसको जो फोर्स लग रहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12, और 2 पे 1 पे के कारण लगने वाला फोर्स भी रिपल्सिव रहेगा, आउटसाइड रहेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे F21, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो सेम वेक्टर जो दो चार्जेस दिख रहे थे, उस चार्जेस पे अगर हम लोग ये अज्यूम करें कि या तो दोनों लाइक चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो फोर्सेस का नेचर कुछ इस तरीके से होगा, रिपल्सिव। अब इसी के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको और थोड़ा सा समझें तो मान लेता हूं मैं फर्दर कि ये हमारा Q1 चार्ज है और ये हमारा Q2 चार्ज है। अगेन ये R12 है, ये R21 है। ठीक है, अब फर्दर मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि जो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है।
अब लेस देन जीरो कब होगा? जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी ये पॉसिबल है कि दो किसी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो है लेस देन जीरो आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अट्रैक्टिव नेचर है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस साइड होगा। तो दिस विल बी योर F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दिस विल बी योर F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिपल्सिव फोर्सेस के लिए एक डायग्राम बना दिया, एक वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए डायग्राम बना दिया। चीज वही है, बस लिखने का तरीका और रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। अब हम देखते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले ये जितने मैंने यहाँ पे टर्म्स यूज किए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज F12 हियर, व्हाट डज द F12 स्टैंड्स फॉर, तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। और वही अगर हमको F21 लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, फिर R12 वेक्टर हम लोग को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 या Q1 टू Q2। और R21 क्या होगा हमारा? वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। सो 1 से 2 की तरफ R12 हो जाएगा, 2 से 1 की तरफ हमारा हो जाएगा R21। अब हम लोग क्या करेंगे? यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी कूलम्स लॉ को अब हम लोग लिखने वाले हैं। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेस पे। तो हाउ वी कैन राइट कूलम्स लॉ, लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हम कूलम्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको F12 के लिए लिखना चाहें तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आप चाहो तो रेफर कर सकते हो हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स को। प्रीवियस लेक्चर तो हमारा न्यूमेरिकल था, उसका और प्रीवियस लेक्चर आप देख लेना, वहाँ पे आपको कूलम्स लॉ मिल जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, थोड़ा समझना। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब पहले वाले चार्ज पे फोर्स लगाना है दूसरे वाले चार्ज को। तो जब पहले वाले चार्ज पे दूसरे वाले चार्ज को अगर फोर्स लगाना है तो नेचुरली दूसरे वाले को पहले वाले की तरफ आना पड़ेगा। अगेन थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे। अगर मैं चाहता हूं F12 को समझना, तो F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो 1 पे फोर्स लगा रहा है 2, तो 2 को 1 की तरफ आना पड़ेगा ना फोर्स लगाने के लिए। इसलिए जो अपन वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे वो हो जाएगा R21 वेक्टर, दैट इज वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 से 1 की तरफ, क्योंकि फोर्स लग रहा है 1 पे, लगा कौन रहा है 2। तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर का स्क्वायर। साथ में इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए कि यहाँ यूनिट वेक्टर आ जाएगा, दैट इज R21 कैप। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है ना? वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड ओनली डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे F12 लिखे तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर R21 हो गया। अगर हम सिमिलरली देखें F21 को, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस बार 2 पे फोर्स लग रहा है और 1 लगा रहा है, तो 1 को 2 की तरफ जाना पड़ेगा। तो 1 को 2 की तरफ ले जाने वाला वेक्टर कौन सा है? R12 वेक्टर डॉट R12 कैप। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12 कैप। तो हमने क्या किया कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमको एक चीज ऑलरेडी पता थी, यहाँ पे आपको दिख रही है, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था ये चीज को, कि R12 और R21 जो है इनके बीच में क्या रिलेशन है कि R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर। तो और साथ में आपको ये भी पता है कि ये डिस्टेंस चाहे आप ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, मतलब Q1 से Q2 की तरफ जाओ या Q2 से Q1 की तरफ जाओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना। घर से स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना। इसका मतलब है R21 और R12 जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। साथ में ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का रिलेशन क्या? माइनस का है। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं? तो हम कंक्लूड कर सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये आपको याद रखना है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि जो 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के कारण एग्जैक्टली इक्वल रहेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा 2 पे लगने वाले फोर्स को के कारण। जो अपना दिख रहा है ना, फोर्स 1 पे जो लग रहा है 2 के कारण, वो 2 पे लगने वाले फोर्स 1 के कारण की जस्ट अपोजिट रहेगा। मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन रहेगा, वो ये बताता है। सो दिस इज अबाउट दी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक बार आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फुल स्क्रीन में।
तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक बहुत ईजी है, बस नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है वो इसी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को यूज करने वाला है, इसलिए आप अच्छे से इसको देख लीजिए। तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक का नाम? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और इस टॉपिक को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या है ये टॉपिक, थोड़ा समझें हम लोग कि देखो कूलम्स लॉ जो आप लोगों ने देखा था, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट वो सिर्फ दो चार्जेस के लिए वैलिड था। मतलब मैं एक चार्ज पे दूसरे चार्ज के कारण अगर फोर्स निकालना चाहूं तो मैं यूज करूंगा कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ क्या बोलता था कि the force acting on a two charges, the electrostatic force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो यहाँ पे सिर्फ दो चार्जेस की बात हो रही थी, लेकिन अगर हम बात करें दो से ज्यादा चार्जेस हो जाए, तीन चार्ज हो जाए, चार चार्ज हो जाए, या नंबर ऑफ चार्जेस हो जाए स्पेस में, और आपको उन सब चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पे टोटल फोर्स या नेट फोर्स कितना लग रहा हो वो निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप यूज करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, और इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले हम एक ओरिजिन ले लेते हैं। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q1, है ना, जो कि R1 पोजीशन वेक्टर पे लोकेटेड है। दूसरा हम मान लेते हैं सेकेंड चार्ज Q2 जो कि R2 पोजीशन वेक्टर से लोकेटेड है। तीसरा हम मान लेते हैं Q3 जो कि R3 पोजीशन वेक्टर से लोकेटेड है। तो हम लोगों ने तीन चार्जेस स्पेस पे ले लिए। अब मैं क्या करूंगा कि ये Q1 और Q2 को जोड़ दूंगा, और Q1 और Q3 को जोड़ दूंगा। ठीक है, करना क्या है मेरे को? करना ये है कि इस Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज और Q3 चार्ज के कारण नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, और मैं अभी एज्यूम करके चल रहा हूं कि तीनों चार्जेस जो है पॉजिटिव है, जस्ट फॉर आवर ईज। तो अब ये बताइए Q1 चार्ज, पहले एक चीज और दे लिख लीजिए यहाँ पे कि ये R1 है, ये R2 है, R3, तो नेचुरल सी बात है 1 और 2 के बीच में वाला वेक्टर होगा R12। अगर हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? 1 से 2 की तरफ मतलब ये R12 वेक्टर हो जाएगा, और 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो हमारा R21 वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1 से 3 की तरफ जाएंगे तो ये R13 वेक्टर हो जाएगा, और 3 से 1 की तरफ जाएंगे तो ये R31 वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे कि फोर्स की एनालिसिस करेंगे। तो अगर Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज के कारण अगर हम फोर्स देखेंगे तो किधर जाएगा? तो नेचुरली ये हमारा रिपल्सिव जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा फोर्स F12। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट चार्ज पे ही थर्ड चार्ज के कारण अगर हम देखेंगे तो ये भी रिपल्सिव नेचर का होगा, और ये हो जाएगा F13। तो F12 हमारा उधर जा रहा है, F13 हमारा इधर जा रहा है। तो दोनों के कारण जो नेट फोर्स आएगा वही हमको F1 देगा। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा कहीं इधर बीच में आएगा, दैट विल गिव यू F1। तो हम इसको ऐसा जोड़ देते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल गिव यू द नेट फोर्स दैट इज F1। तो अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो क्या हम एक बात कह सकते हैं? अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हम एक बात कह सकते हैं कि जो हमारा F1 है दैट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ F12 एंड F13। मतलब हम लोग वेक्टर फॉर्म में दोनों फोर्सेस को अगर ऐड कर दे तो हमको नेट फोर्स F1 मिल जाएगा। तो अब इसी लॉजिक को हम लोग यूज करते हुए इसका क्या करते हैं, आगे लिखते हैं। तो हमारा F12 क्या हो जाएगा? अगर हम लॉजिक देखें, जो वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे थे लास्ट अभी जस्ट पिछले टॉपिक में, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर डॉट R21 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर डॉट R31 कैप। ठीक है, अब दोनों में आप चाहो तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या अंदर? Q2 अपॉन R21 स्क्वायर डॉट R21 कैप प्लस Q3 अपॉन
r31 स्क्वायर डॉट r31 कैप। ठीक है, अब हम इसको और जनरलाइज कर सकते हैं। अगर ये जैसे दो चार्जेस के लिए था, मतलब फोर्स ऑन जो नेट फोर्स हमारा F1 पे लग रहा है दो चार्जेस के कारण ये था। अगर मैं ये मानूं कि स्पेस में n चार्जेस है, फॉर n चार्जेस इन द स्पेस, तो अगर इस फॉर्मूले को मैं एक जनरलाइज करूं तो कैसे कर सकता हूं? तो करना कुछ नहीं है, मेरे को समेशन वाला लॉजिक यूज करना है। तो मैं कर लूंगा F1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू, अब ये 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि फर्स्ट चार्ज पे निकाल रहे हैं, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और बाकी चार्जेस हैं 2 से लेके n तक। I इज इक्वल टू 2 से लेके n, ये जहां जहां 2 है वो आ जाएगा QI, और ये आ जाएगा RI1 स्क्वायर डॉट RI1 कैप। तो ये जो आपका निकला, दिस इज द एक्चुअल फाइनल फॉर्मूला ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। चाहो तो मैं एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूं यहां पे सुपरपोजिशन का, दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज is the sum of all the forces, is the sum of all the forces acting on the, is the sum of all the forces acting on the charge considering the individual forces have no effect on the other. So that is called as the superposition principle। ताकि मतलब इसका ये मतलब है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स बाकी दो चार्जेस पे लगने वाले फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ये लास्ट लाइन का ये मतलब है ना। तो कुल मिला के क्या निकला कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे हम नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो हम इस लॉजिक को यूज कर सकते हैं, दैट इज F1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 2 से लेके n QI अपॉन RI1 स्क्वायर डॉट RI1 कैप। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके कुछ हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो चैलेंजिंग न्यूमेरिकल्स रहते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होपफुली ये दोनों टॉपिक्स आज जो मैं बताया आपको, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।